आज हम प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल किसी भी देश के संविधान का मूल दर्शन, मूल आस्था या यूं कहें मूल आत्मा है, और इसीलिए प्रियम्बल को हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारत में प्रस्तावना के संदर्भ में, उसकी भाषा के संदर्भ में, उसके उद्देश्यों के संदर्भ में पहला प्रारूप 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उसकी जो भाषा थी वो प्रस्तावना का एक आधार बनी। इसके अलावा यूएन चार्टर ये जो प्रस्तावना का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये बना आधार, और उसकी जो भाषा है वो यूएन चार्टर से लिया गया। अब प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसकी चर्चा संविधान के निर्माण के विभिन्न अधिवेशनों में भी हुआ और बाद में कई न्यायिक निर्णयों में भी हुआ। उसकी हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि यह संविधान की मूल आत्मा इसमें जुड़ी हुई है, संविधान की मूल स्थापना इसमें जुड़ी हुई है, संविधान के मूल उद्देश्य इससे परिलक्षित होती है, संविधान का दर्शन इससे प्रस्तावित होता है, इसलिए इसे संविधान का अंग माना जाना चाहिए। परंतु संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया और इसे संविधान के अंग के रूप में नहीं स्वीकार किया गया। इस संदर्भ में जो पहला केस हुआ था 1950 में, जो गोपालन केस था, और उस गोपालन केस में यह कहा गया कि संविधान का यह अंग नहीं है और न ही किसी शक्ति का स्रोत है। न तो यह संविधान का अंग है और न ही किसी शक्ति का स्रोत है और न ही यह परिवर्तनीय है। उसके बाद 1960 में बेरुवारी केस में यह कहा गया कि संविधान की आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं प्रस्तावना में निहित है, परंतु न तो यह संविधान का अंग है और न ही कि यह किसी शक्ति का स्रोत है, इसलिए कानूनी रूप से परिवर्तनीय भी नहीं है। परंतु यह हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की सबसे बड़ी कुंजी है। यानी संविधान निर्माताओं ने संविधान के क्या उद्देश्य रखे थे, क्या दर्शन रखी थी, क्या सिद्धांत रखे थे, उनके विचारों की कुंजी इसमें नजर आती है। तो केस स्टडी में पहला आप 1950 का ले लेंगे, गोपालन केस, एक गोपालन। उसके बाद 1960 बेरुवारी केस, बेरुवारी केस बहुत डिफाइनिंग मूवमेंट है। बहुत सारे आप संविधान के प्रावधानों में इसकी चर्चा आप सुनेंगे। तो बेरुवारी केस। उसके बाद 1967 में गोलकनाथ केस, इसमें भी कहा गया कि संविधान की आकांक्षा, अपेक्षा
उद्देश्य, दर्शन प्रस्तावना में समाहित है, परंतु यह कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है। अब 67 तक तो कुछ स्थिति नहीं हुई और कह सकते हैं, लेकिन इसका डिफाइनिंग मूवमेंट जो आया है वह 1973 में आया है। 1973 ये केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद को भी बराबर आप ध्यान में रखेंगे, कई जगह इसकी चर्चा होगी। केशवानंद भारतीवाद में यह कहा गया कि यह संविधान का अंग है, और इसमें यह भी कहा गया कि संविधान में जो कुछ भी अस्पष्ट है या जिसकी व्याख्या स्पष्ट नहीं हुई है तो उसका स्रोत प्रस्तावना है। यानी प्रस्तावना के अनुसार हम संविधान की अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या कर सकते हैं, और इस संदर्भ में यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है। यानी 1973 के केशवानंद भारती में एक तो ये आया कि संविधान के अस्पष्ट सिद्धांतों के व्याख्या करने के लिए यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा। 1994 में बोमईवाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है। पहली बार यह संकल्पना आई कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है, और फिर यानी 1994 बोमई केस, इसमें कहा गया है मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है, मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावना जो है वो मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है। फिर 1995 में LIC वाद में भी यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। उपरोक्त न्यायिक निर्णयों से यह निश्चित होता है वर्तमान में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरा, प्रस्तावना एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है। तीसरा, अगर संविधान में कोई भी प्रावधान स्पष्ट नहीं है तो उसके व्याख्या के लिए यह स्रोत के रूप में काम करता है। परंतु यह शासन या सरकार के लिए न तो शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी सीमा है। यानी प्रस्तावना के द्वारा न तो सरकार या शासन को शक्ति मिलती है, या प्रस्तावना के द्वारा न ही सरकार या शासन को मर्यादित किया जा सकता है या उसको सीमाओं में बांधा जा सकता है। ये संविधान इसकी स्थिति है। तो इसकी वैधानिकता पर मैंने बता दिया। अब हम दूसरा पहलू इस पर ध्यान देंगे कि संविधान का महत्व क्या है, इस प्रस्तावना का महत्व क्या है, और प्रस्तावना से जुड़े शब्द की प्रासंगिकता वर्तमान में है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था जिसकी संभावना बनी है कि शायद बीपीएससी में इस बार आ भी जाए। वो क्वेश्चन है, प्रस्तावना में गणराज्य से जुड़े हुए, प्रस्तावना में गणराज्य से जुड़े हुए विशेष्यों की विशेषताओं को
परिलक्षित करते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में यह परिवर्तनीय है या नहीं? यानी गणराज से जुड़े हुए जो शब्द हैं, एक तो गणराज हो गया, गणराज से जुड़े शब्द हैं, वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब है ये जो शब्द हैं वह वहनीय है या नहीं, परिवर्तनीय है या नहीं, क्या इसकी वास्तविक स्थिति अभी कैसी है? इस पर चर्चा से जुड़े प्रश्न आ सकते हैं कि यानी प्रस्तावना में जो शब्द गणराज्य से जुड़े हुए हैं वो उसकी वैलिडिटी क्या है। तो सबसे पहले हम गणराज्य पर चर्चा करें। गणराज्य का मतलब हुआ कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। ब्रिटेन गणराज्य नहीं हो सकता है, वहां लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है लेकिन गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वही होगा जिसका राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होगा। और हमारे यहां राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। और इसलिए यह निर्धारित होता है कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा न तो वो वंशानुगत होगा, न नॉमिनेटेड होगा, बल्कि वह जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होगा और वह जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। निश्चिततया गणराज्य, द रिपब्लिक जो शब्द आप समझ रहे हैं उसकी मान्यता पर ही प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हमारे यहां राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान न होकर के वह एक मूक दर्शक बना हुआ होता है। कई लोगों ने कहा राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है। निश्चिततः वास्तविक प्रधान नहीं है, लेकिन सारे कार्य उसी के नाम, शासन के सारे कार्य, केंद्रीय कार्यपालिका के सारे कार्य उसी के नाम से होते हैं। और राष्ट्रपति के पास कई ऐसी विवेकाधीन शक्ति है जिसका वह प्रयोग करके कभी कभी वास्तविक प्रधान बन सकता है। कई ऐसे उदाहरण हैं। हिंदू उत्तराधिकार नियम में राजेंद्र प्रसाद का हस्तक्षेप, 1986 में पोस्ट ऑफिस बिल में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा रुकावट, 1992 में बाबरी मस्जिद ढांचे के बाद शंकर दयाल शर्मा का प्रधानमंत्री को दिया गया निर्देश, 2005 में लाभ के पद को वापस लौटाने का निर्देश, यह दर्शाता है कि हमारे गणतंत्र का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जा रहा है, वो सिर्फ मूक दर्शक नहीं है, रबर स्टैंप नहीं है, वो अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। विशेषकर कई बार आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव के समय में और सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री चुनाव में विवेक का इस्तेमाल किया गया है। यानी गणराज्य हमारे यहाँ अक्षुण्ण है, भले ही वो वास्तविक प्रधान न हो। दूसरा जो पॉइंट है संप्रभुता। गणराज्य के बाद हम देखेंगे संप्रभुता। संप्रभुता यानी भारत प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है, शब्द जो है प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। तो यह प्रभुत्व संपन्न यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द का इस्तेमाल किया गया गणराज्य से, उस पर देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? अगर
ये चीज अगर हम इस पर गौर करें गंभीरता से, तो भारत 1950 के गणतंत्र बनने के बाद न तो किसी बाहरी शक्ति के द्वारा निर्देशित नियंत्रित होता है और न ही किसी के दबाव में काम करता है। भारत अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है। अपनी आर्थिक, वैदेशिक हर एक नीति को वो स्वतंत्र रूप से लेता है, किसी बाहरी दबाव या बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं आता है। और इस तरह से भारत निश्चित संपूर्ण लोक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। परंतु कई ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। आजादी के बाद भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना, राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना यह दर्शाता है कि उसमें वही सदस्य हैं जो गुलाम थे, उपनिवेश थे। निश्चिततया भारत सरकार उस राष्ट्रमंडल के नीतियों निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु यह घोषित करता है कि उसका प्रभाव है। भारत कई वैश्विक संस्थाओं जैसे यूएनओ, अलग अलग संगठन, ब्रिक्स, नाम, सार्क, कई संगठन का भारत सदस्य है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कई संगठन का सदस्य है। और भारत को इन संगठनों के सदस्य बनने से उसके नीतियों, सिद्धांतों को लागू करना होता है। और इस आधार पर देखा जाए तो प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि अगर आईएमएफ से आप फायदा लेंगे, वर्ल्ड बैंक से फायदा लेंगे, तो उसकी नीतियों को आपको लागू करना पड़ेगा। उदारीकरण, वैश्वीकरण के बाद भारत को मजबूरन अपना सारा बाजार खोलना पड़ा, अपनी आर्थिक नीतियों को परिवर्तित करना पड़ा। तो इस संदर्भ में कह सकते हैं कि भारत की लोक संप्रभुता खतरे में है। परंतु यह जो सदस्यता है या उसके नीतियों को मानना न मानना ऐच्छिक है। भारत इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब इन संगठनों की सदस्यता और उसके नीतियों, आदर्शों, उसकी सिद्धांतों को मानना ऐच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है। भारत इससे अलग भी हो सकता है, भारत उसकी नीतियों और आदेशों से उलट भी काम कर सकता है, बाध्यता नहीं है। परंतु देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए या देश में समावेशी विकास को संपूर्णता से लागू करने के लिए इन संगठनों से जुड़ा रहना और इनकी नीतियों को कुछ हद तक लागू करना मजबूरी ही नहीं, आवश्यकता भी है। परंतु इससे हमारा लोक प्रभुत्व संपन्नता का जो की बात है उस पर कोई चोट नहीं पहुंचता। तीसरा जो पॉइंट है वह है समाजवादी। समाजवादी, क्या भारत अब समाजवादी राज्य रह गया है? आपको पता होगा कि 1955 के अवार्डी सम्मेलन में कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि हमारा उद्देश्य भारत में समाजवादी लक्ष्यों को पूरा करना है। यानी हम समाजवादी राज्य के अनुसार अपने नीति को निर्धारित करेंगे। और इसलिए सार्वजनिक कंपनियों की स्थापना की गई।
राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया, विकास की प्रक्रिया को निम्नतम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की गई। 1951 का प्रथम संविधान संशोधन समाजवादी लक्ष्यों के उद्देश्य से ही था, जिस पर भूमि वितरण को न्यायिक रूप देने के लिए या भूमि वितरण को आसानी से लागू कर सकें, न्यायिक हस्तक्षेप से बचाने की कोशिश की गई। इंदिरा गांधी ने भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इसके अलावा कई राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम किए गए जो सामाजिक उद्देश्यों से प्रभावित था। कई गरीबी हटाओ का नारा, रोजगार परक कार्यक्रम, वो सामाजिक उद्देश्यों को लेकर था। परंतु 1991 में उदारीकरण आने के बाद यह प्रश्न उठने लगा कि क्या भारत में सामाजिक उद्देश्य यानी समाजवादी लक्ष्य को लागू करना संभव है, या क्या उदारीकरण के बाद समाजवादी लक्ष्यों को आदर्श रूप देना संभव हो पाएगा। तो अगर आप देखेंगे 1991 से आज अगर आप 2020 तक देखेंगे तो थोड़ा भटकाव जरूर है, क्योंकि समाजवादी में जो लक्ष्य था वो था कल्याण पहला प्लस लाभ था। हमारी जो नीति थी वो कल्याण प्लस लाभ, इस पर फोकस ज्यादा था, यानी समाजवादी लक्ष्य यहां ज्यादा था। यहां मिश्रित अवस्था थी तो पूंजीवादी था लेकिन कम था, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको था। अब हो गया है लाभ प्लस कल्याण। और क्योंकि सार्वजनिक संस्थाएं जो एस्टैब्लिश्ड की गई थी उसका उद्देश्य था चहुमुखी विकास, निश्चिततया उसमें वो बाध्यता नहीं रखी गई। मैक्स वेबर के औद्योगिक स्थापना के सिद्धांत की बाध्यता नहीं रखी गई। बाध्यता यह रखी गई कि अगर किसी पिछड़े क्षेत्र में किसी उद्योग का विकास होगा तो वो क्षेत्र विकसित होगा, वहां का समाज विकसित होगा, वो क्षेत्र। तो उसके बाद ये किया गया, उदारीकरण के बाद उन सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां जो निश्चित लाभ नहीं दे रही थी परंतु लोगों को कल्याण कर रही थी, लोगों को रोजगार दे रही थी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही थी, एक संकुल का काम कर रहा था, उन कंपनियों को निजी हाथों में बेचा जाने लगा। और अब तो कई लाभ कमाने वाली कंपनियों के शेयर बेचे जा रहे हैं, निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। यानी विनिवेश की प्रक्रिया के द्वारा समाजवादी लक्ष्यों पर तीखा प्रहार किया गया। उदारीकरण के संदर्भ से वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया, WTO से जुड़ने की जो प्रक्रिया हुई, उससे जो संरक्षणवाद को जो चोट पहुंची, पहले 817 वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा हुआ था, उस पर संरक्षण था, उसका आयात नहीं हो सकता था, और वो उसके सारे लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीयों के द्वारा ही चलाए जा रहे थे, जिससे 12 से 13 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा था। और उसके बाद वो मात्रात्मक प्रतिबंध, वो रिस्ट्रिक्शन खत्म किया गया।
और सिर्फ 74 वस्तुओं पर रह गई है। और इस कारण लघु एवं कुटीर उद्योग में पहले के मुकाबले रोजगार में कमी आई है। उदारीकरण में लोगों रोजगार का दर कम हुआ है। अगर आप गौर करें तो 1988 to 1993 employment growth rate of India is 2.7%. 1993 to 2004 it is about 1.03%. 2004 to 14 down to 0.37%, and today we are negative growth rate in employment, approximately -0.45. क्योंकि अब लाभ को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को कई बार ऐसा लगता है कि सरकारें इस तरह से छोड़ रही हैं कि उसकी इच्छा है कि यह निजी हाथों में चला जाए। इसलिए समाजवादी जो शब्द है उस पर प्रश्न उठने लगा है। लेकिन कई ऐसे प्रावधान आज भी हैं जिससे लगता है कि भारत अभी समाजवादी लक्ष्यों को भूला नहीं है, जैसे मनरेगा का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन, उजाला योजना, आयुष मिशन, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, ये सब प्रावधान ये दर्शाता है कि भारत अभी तक अपने समाजवादी लक्ष्यों को नहीं भूला है। चौथा जो पॉइंट है वह है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यह राज्य किसी विशेष धर्म के प्रति विशेष लगाव नहीं रखेगा, लेकिन राज्य सभी लोगों को अपने अपने धर्म के पालन करने की छूट देगा। यह पश्चिमी का पंथ निरपेक्षता नहीं है, यह गांधी के सर्वधर्म हर एक को अपने धर्म का पालन करने की वृद्धि होगी, लेकिन लोकाचार, स्वास्थ्य आदि के आधार पर या बहुलवादी संस्कृति, बहुधार्मिक परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है राज्य तटस्थ रहेगा, लेकिन हमारे यहां है कि लोक व्यवस्था, लोकाचार की रक्षा के लिए या बहुलवादी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, बहुधार्मिक प्रकृति को अक्षुण्ण रखने के लिए राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। राज्य सभी धर्मों की वृद्धि के लिए सहायता भी कर सकता है। उसमें विशेष आग्रह अनुग्रह की बात नहीं है, वहां सर्वधर्म संभाव की भावना है। पश्चिम वाली तटस्थता हमारे यहां पंथ निरपेक्षता में नहीं है। लेकिन अगर हम इस शब्द के व्यवहारिकता पर ध्यान देंगे तो आप मान सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता शब्द शाब्दिक रूप से कितनी भी दागदार रही हो, लेकिन राजनीतिक व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। क्योंकि पंथ निरपेक्षता जो पश्चिम की अवधारणा से 42वें संविधान अनुच्छेद के द्वारा जो जोड़ा गया,
उसके उद्देश्य के पीछे, जोड़ने के पीछे मंशा क्या थी। क्योंकि मूल संविधान में इस तरह पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 25 से 28 में धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख है। 29 से 30 में अल्पसंख्यकों के हितों के और 350A में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की स्पष्ट व्याख्या है। अनुच्छेद 324 से 29 के बीच चुनाव प्रणाली में धार्मिक विभेद या धर्म के दुरुपयोग पर रोक लगाने की स्पष्ट व्याख्या है। इसके बावजूद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया और शब्द का इस्तेमाल धर्मनिरपेक्ष नहीं रखा गया है, पंथ निरपेक्ष। और यह पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता शब्द इतना घुला मिला है कि लोग इसका स्पष्ट संज्ञान नहीं ले सकते। पहली बात मैं बता दूं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना करना असंभव है और शायद पंथ निरपेक्षता भी व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो सकती। धर्म हुआ जैसे हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, लेकिन पंथ नहीं वो हुआ। पंथ हुआ जैसे ईसाई में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, ये पंथ हुआ। हिंदू में शैव वैष्णव, ये पंथ हुआ। इस्लाम में शिया सुन्नी, ये पंथ हुआ। ये पंथ निरपेक्षता शब्द 1846 में सर्वप्रथम रिचर्ड हेलियॉक ने दिया था और वह सब इसलिए दिया था कि वहां पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच लगभग 100 वर्षों से ज्यादा धर्म युद्ध हुआ। पंथ युद्ध हुआ, मान लीजिए। कैथोलिक वाले प्रोटेस्टेंट को मार रहे थे, प्रोटेस्टेंट वाले कैथोलिक को मार रहे थे, लाखों लोग मारे गए। तो जो जनता, अधिकतर जनता को लगा कि दोनों धर्म घृणा फैलाता है, इसीलिए हमें दोनों पंथ घृणा फैलाता है, इसीलिए न तो हमको सेकुलर पंथ, न तो हमें कैथोलिक पंथ मानना है, न प्रोटेस्टेंट। और तब वो वर्ड आया सेकुलर। हमारे यहां धर्म के नाम पे खूनी संघर्ष नहीं हो जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए। हमारे यहां धर्म व्यक्ति को नियंत्रित, निर्देशित, मर्यादित करता है। हमारे धर्म का मतलब है धर्मो धारयते प्रजा, राजा का धर्म प्रजा को धारण करना है। राजा, हमारे यहां धर्म का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव। राजनीतिक रूप से सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, लेकिन पंथ निरपेक्षता के व्यवहारिक क्रियान्वयन में सर्वधर्म समभाव को न रख करके धार्मिक विभेद की संकल्पना ज्यादा सामने रखी जा रही है। पंथ निरपेक्षता के नाम पे, जैसे कई दल धर्मनिरपेक्षता के नाम पे एक साइड हो जाते हैं, जबकि यह इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी सर्वधर्म समभाव की सोच प्रश्नों से घिरी हुई है। इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन हम नहीं देखते हैं और होना भी चाहिए। पश्चिम पंथ निरपेक्षता की जरूरत नहीं है। हमें भारतीय परंपरा से हम इस पंथ निरपेक्षता का मतलब यह निकालते हैं कि हम सर्वधर्म समभाव को पोषित करते हैं और व्यवहारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की अवधारणा पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1955 की धारा 8, 27 में सर्वधर्म समभाव को संपोषित करने की कोशिश की है।
आज के लिए इतना ही। अगला जो पार्ट होगा 2, वह इसके महत्व पर विस्तृत चर्चा होगी। धन्यवाद।